बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अली फ्रॉम BS केमिस्ट्री 4th C। जो लोग भी आज की मेरी ये प्रेजेंटेशन सुनेंगे उनको सबसे पहले मेरा अस्सलाम वालेकुम और आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपना क्वारंटीन इंजॉय कर रहे होंगे जैसे कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं और मूव ऑन करते हैं। सो या लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द ग्रुप मेंबर्स जिन्होंने आज की प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट किया है। दीज आर 6 मेंबर्स और उनके रोल नंबर भी लिखे हुए हैं। प्रेजेंटेशन स्टार्ट मैं कर रहा हूँ और जहाँ से मैं छोड़ूंगा वहाँ से ये कंटिन्यू करेंगे। तो हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं अपनी। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज प्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अली एंड माई रोल नंबर इज़ 218। जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज के लेक्चर में हम क्या चीज़ देखेंगे, हम सेल को डिफ़ाइन करेंगे, हम सेल की डेफिनेशन को देखेंगे, हम सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे, सेल की कंपोजिशन को देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन से एसेंशियल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और वो जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, उन कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और उन कंपोनेंट्स का फंक्शन क्या होता है। इंशाल्लाह ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ सेल। सेल क्या होता है। यहाँ हम देखते हैं कि हम सेल को डिफाइन किस तरह करेंगे, हम सेल को एक्सप्लेन किस तरह करेंगे, हम सेल की डेफिनेशन को एलेबोरेट किस तरह से कर सकते हैं। तो जो सेल की डेफिनेशन है वो ये है, अ सेल इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। हम सेल को किस तरह डिफाइन करते हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, यानी कि सेल के बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हम ये देखें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कंपोज ऑफ सेल। ठीक है, वो सेल से ही मिलके बनते हैं। विदाउट सेल देर इज़ नो लाइफ। इसकी एग्जांपल इस तरह लेते हैं हम लोग कि एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट हम कहते हैं कि मैटर की बात करते हैं। चलें, हम कहते हैं कि मैटर का बेसिक यूनिट क्या होता है, एटम होता है, यानी कि एटम से मिलके मैटर बनता है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सेल से मिलके बनते हैं। सेल कंबाइन एंड दे फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो वी कैन से दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट सेल स्ट्रक्चर। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, सेल के अंदर कौन कौन से एसेंशियल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम है, एक सिंपल सेल की डायग्राम है जो कि शो कर रही है सेल के एसेंशियल और बेसिक कंपोनेंट्स को। हम इन्हें बारी बारी डिस्कस करेंगे। द सेल स्ट्रक्चर कंप्राइजेज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स विद स्पेसिफिक फंक्शंस एसेंशियल टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। सेल स्ट्रक्चर से मुराद क्या है, सेल स्ट्रक्चर से मुराद सेल के अंदर वो कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक, अब कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलिस। डायग्राम को देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन, ये एक सेल है और सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री अगर आप देखें तो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। इसको हम डिटेल में देखते हैं आगे। सेल वॉल, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती। सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, और ये भी एक बाउंड्री होती है जो कि सेल वॉल के बाहर होती है। इट कवर्स सेल वॉल भी एक बाउंड्री होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन को कवर करती है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान पाया जाता है। लाइक यहाँ देखिए लेबल्ड हुआ हुआ है। न्यूक्लियस बेसिकली जिस तरह हमारा ब्रेन होता है हमारे सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, इसी तरह सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि सारे के सारे फंक्शन सेल के परफॉर्म करता है। और सेलुलर ऑर्गेनेलिज, और सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज होती हैं जो कि डिफरेंट टास्क डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। आवर नेक्स्ट डिस्कशन इज अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ सेल। तो हम इसको कुछ डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमें कहता है कि द सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल विद इन विच ऑल अदर ऑर्गेनेलिज सच एज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड। इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। ठीक है, ये सेल को कवर करती है और इसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती है। ये क्या करता है कि ये इन ऑर्गेनेलिज को, न्यूक्लियस को, साइटोप्लाज्म को सेल से बाहर नहीं आने देता। इसका एक फंक्शन ये होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या है हमारे पास, पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास इसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में। मैं रीड नहीं कर रहा इसको, मैं बस उर्दू में बता देता हूँ। वो कहता है कि सेल मेम्ब्रेन केमिकली कंपोज किस तरह से होती है कि इसके अंदर प्रोटीन और लिपिड होते हैं। इसके अंदर 60 to 80% प्रोटीन होते हैं जबकि 20 to 40% क्या होता है, लिपिड होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट की भी होती है, फॉर एग्जांपल ग्लाइसिरोल वगैरह। पॉइंट नंबर 3 देखें हम लोग, वो कहता है कि इट वॉज प्रपोज अर्लियर दैट सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ लिपिड बायलेयर सैंडविच बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। This basic structure is called unit membrane and it is present in all cellular organelles.
वो कहता है कि पहले के साइंटिस्ट जो बायोलॉजिस्ट थे उनका मानना था कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है। उनका कहना था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बायलेयर है और उसको ऊपर और नीचे से प्रोटीन की लेयर ने घेरा हुआ है, मतलब प्रोटीन की लेयर ने उसको कंटिन्यूसली कवर किया हुआ है। वो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का था, इसे वो कहते थे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते थे, और वो मॉडल कुछ इस तरह का था। लेकिन मॉडर्न रिसर्चर्स कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं कि जो प्रोटीन की लेयर है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। उनका कहना है कि द प्रोटीन लेयर आर नॉट कॉन्टिन्यूस एंड नॉट कन्फाइंड टू सरफेस of the membrane but are embedded in lipid layer in mosaic manner. This discovery led to proposal of fluid mosaic model. This model at present is most accepted one. हमारे पास रिसर्चर्स हैं, उनका कहना था कि जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वो गलत है। जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। उनका कहना था कि जो प्रोटीन लेयर है उसने कंटिन्यूसली लिपिड बायलेयर को कवर नहीं किया होता, ठीक है। वो कहीं कहीं लिपिड की लेयर के अंदर एम्बेडेड होती है। जिस तरह हम यहाँ देखें अगर, तो ये लिपिड है हमारे पास येलोइश, और लिपिड के अंदर बहुत जगह पे कहीं कहीं प्रोटीन एम्बेडेड है। लाइक हम देखें यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन है, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन है, यहाँ पे चैनल प्रोटीन है, यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है। तो उनका कहना था कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका असल स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, यानी कि मोजिकली कहीं कहीं पे प्रोटीन एम्बेडेड है, और उन्होंने इस स्ट्रक्चर को नाम दिया था फ्लूइड मोजिक मॉडल का, और ये मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड वन कहलाया जाता है। तो जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं। लाइक सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है, सेल मेम्ब्रेन का सेल के अंदर आखिर काम क्या होता है, तो इसको हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल। ये डिटरमाइन करती है कि कौन से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि सराउंडिंग से सेल के अंदर आएंगे और कौन से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि सेल के अंदर से बाहर जाएंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। ये हम रीड करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल इज़ वन ऑफ द वाइटल रोल इट प्लेस फॉर द सेल। इट ऑफर द बैरियर between the cell content and the environment, allowing only selective substances to pass through it. Thus, it is also known as selectively permeable membrane. वो कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बैरियर के तौर पे एक्ट करती है। इट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, एक्ट एज अ बैरियर या ब्लॉकेज बिटवीन द सेल एंड इट्स सराउंडिंग, ठीक है। दरमियान में एज अ बैरियर एक्ट करती है, और इट अलाउज ओनली फ्यू सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, कि ये कुछ ही सब्सटेंसेस को अलाउ करती है कि वो सराउंडिंग में से सेल के अंदर एंटर हों या सेल के अंदर में से सराउंडिंग में जाएं। इसलिए इसी को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या हमारे पास, द सब्सटेंसेस विच आर लिपिड सोलेबल क्रॉस इट मोर इजीली देन द अदर। अब वो सब्सटेंसेस जो कि लिपिड सोलेबल है वो इसे आसानी से क्रॉस कर जाते हैं, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन मोस्टली 20 to 40% लिपिड होते हैं। तो जो लिपिड सोलेबल सब्सटेंसेस है वो आराम से लिपिड में से पास कर जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि मैनी स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स like water, glucose being neutral can easily cross, while ions being charged particles have some difficulty in crossing. अब स्मॉल मालिक्यूल्स जिस तरह ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये आराम से इसे क्रॉस कर जाते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स हैं, बड़े मालिक्यूल्स हैं, स्पेशली आयंस वगैरह हैं, दे हैव सम डिफिकल्टी इन क्रॉसिंग। मैनी सब्सटेंसेस विच आर नॉट नीडेड कॉन्स्टेंटली एंटर द सेल बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब कुछ सब्सटेंसेस जो कि सेल को नहीं चाहिए होते वो एंटर होते हैं सेल के अंदर बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। हमें पता है कि सब्सटेंसेस दे ऑलवेज मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जाहिर सी बात है। अब एक सेल है और सेल की सराउंडिंग में कंसंट्रेशन किसी सब्सटेंस की ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो ऑटोमेटिकली वो सब्सटेंस हायर से लोअर कंसंट्रेशन में सेल के अंदर मूव करेगा। इसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी सेल को ज़रूरत होती है और वो सेल एक्टिवली लेता है बाहर से, मतलब एटीपी की एनर्जी को यूटिलाइज करके वो सब्सटेंसेस सराउंडिंग से सेल के अंदर आते हैं। इसे हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लास्ट पॉइंट हमारे पास है, द सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स टू टेक इन मटेरियल बाय इनफोल्डिंग्स इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। अब सेल मेम्ब्रेन क्या करती है कि ये सराउंडिंग से मटेरियल को कैप्चर करती है और उसे वैक्यूल में कन्वर्ट कर देती है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया क्या करता है कि फूड पार्टिकल्स को बाहर से कैप्चर करता है और उन्हें कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, फूड वैक्यूल्स के अंदर, और बाद में वो यही फूड वैक्यूल्स को यूज़ करता है किस लिए, फॉर डाइजेशन, फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी वगैरह। दिस टाइप ऑफ इनटेक इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस विच कैन आइदर बी फैगोसाइटोसिस और फिनोसाइटोसिस। वो कहता है कि इस तरह की इनटेक को
इस तरह के इन गल्फ को क्या कहते हैं हम लोग, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और एंडोसाइटोसिस दो तरह की होती है, एक होती है हमारे पास फैगोसाइटोसिस, एक होती है फिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस कहते हैं हम लोग इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल, और फिनोसाइटोसिस कहते हैं इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल। सो यस, दीज वर द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बाय द वे मुझे यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्टॉप करनी होगी। वैसे मैंने सेल वॉल और साइटोप्लाज्म भी कवर करना था, लेकिन क्योंकि प्रेजेंटेशन का टाइम 5 to 6 मिनट था, तो मेरे ख्याल से आई हैव टेकन माई टाइम। सो यहाँ से आगे मेरे ग्रुप फेलोज़ हैं वो कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि अगर आप लोग वीडियो लेक्चर को सुनेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगी। एंड येस, थैंक यू, इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum. My name is Sadia, and today the topic of my presentation is cell wall. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सेल वॉल है क्या? अ सेल वॉल इज़ रिजिड सेमी परमिएबल प्रोटेक्टिव लेयर इन सम सेल टाइप्स। सेल वॉल जो है एक रिजिड सेमी परमिएबल प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है सेल टाइप्स में। और सेमी परमिएबल के ये कुछ चीज़ों को अलाउ करती है सेल के अंदर जाने से, और कुछ को अलाउ नहीं करती। दिस आउटर कवरिंग इज़ पोजिशन नेक्स्ट टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो है सेल मेम्ब्रेन से पहले आती है। इन मोस्ट प्लांट सेल्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड एल्गी। नेक्स्ट इज इट्स कंपोजिशन। सेल वॉल कंपोजिशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल का जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। इन प्लांट सेल्स सेल वॉल इज़ कम्पोज ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल में सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनती है। बैक्टीरिया सेल वॉल्स आर कम्पोज ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड्स पॉलीमर कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकन। प्लांट बैक्टीरिया सेल वॉल्स जो हैं वो शुगर और अमाइनो एसिड पॉलीमर से मिलकर बनती हैं। नेक्स्ट, प्लांट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये एक सिंपल डायग्राम है प्लांट सेल वॉल की। इसकी हमें 3 लेयर्स नज़र आ रही है। मिडिल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पैक्टिन। सबसे पहले जो है वो मिडिल लेमेला है। उसके अंदर यहाँ पे हमें पैक्टिन, सेलुलोज, माइक्रोफिब्रिल्स, हेमिसेलुलोज, सॉल्युबल प्रोटीन्स नज़र आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्राइमरी सेल वॉल में है। और नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। द प्लांट सेल वॉल इज़ मल्टी लेयर्ड एंड कंसिस्ट ऑफ अप टू 3 सेक्शंस। प्लांट सेल वॉल जो है मल्टी लेयर्ड है, इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं। These layers are identified as middle lamella, primary cell wall and secondary cell wall. ये layers जो हैं मिडिल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के नाम से जान जाती हैं। मिडिल लेमेला, फर्स्ट लेयर। दिस आउटर सेल वॉल लेयर कंटेन्स पॉलीसेक्राइड्स कॉल्ड पैक्टिन्स। सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर है सेल वॉल में वो है मिडिल लेमेला, और ये जो लेयर है इसमें पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जो कि पैक्टिन्स कहलाते हैं। Pectins aid in the cell adhesion by helping the cell walls of adjacent cells to bind to one another. Pectins जो हैं ये हेल्प करते हैं सेल वॉल्स को एक दूसरे से अटैच होने में। मतलब एक सेल वॉल जो है, एक सेल की सेल वॉल दूसरे सेल की सेल वॉल से अटैच होती है। अब नेक्स्ट है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है ये सेकंड लेयर है सेल वॉल की। दिस लेयर इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द मिडिल लेमेला एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लेयर जो है मिडिल लेमेला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान बनती है। इट इज़ कम्पोज ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स कंटेंट विद इन अ जेल लाइक मैट्रिक्स। ये जो है सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स जो कि एक जेल लाइक मैट्रिक्स में होते हैं उनसे मिलकर बनती है। प्राइमरी सेल वॉल प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी नीडेड टू अलाउ फॉर द सेल ग्रोथ। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है सेल्स को ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेल वॉल। ये जो है सेकेंडरी सेल वॉल ये थर्ड एंड लास्ट लेयर है सेल वॉल की। दिस लेयर इज़ फॉर्म बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लेयर जो है प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान बनती है। वंस द प्राइमरी सेल वॉल इज स्टॉप डिवाइडिंग, जब प्राइमरी सेल वॉल जो है डिवाइड होना और उसकी ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाती है, इट मे थिकन्स टू फॉर्म अ सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये थिक हो जाती है सेकेंडरी सेल और इससे सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है। दिस रिजिड लेयर सपोर्ट्स ए सेल
ये जो रिजिड लेयर है सेल को सपोर्ट करती है। इन एडिशन टू सेलुलोज हेमी सेलुलोज सम सेकेंडरी सेल वॉल्स ऑल्सो कंटेन लिग्निन। सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज और हेमी सेलुलोज तो होता ही है, लेकिन कुछ सेल वॉल्स में लिग्निन भी होता है। लिग्निन स्ट्रेंथन द सेल वॉल एंड एड्स इन वाटर कंडक्टिविटी। लिग्निन जो है सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और ये हेल्प करता है वाटर कंडक्टिविटी में, वाटर कंडक्ट करने में ये हेल्प करता है। द नेक्स्ट आर फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। फर्स्ट फंक्शन इज सपोर्ट। द सेल वॉल प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। सेल वॉल जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। इट आल्सो कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ सेल ग्रोथ, और ये सेल की जो ग्रोथ होगी उसकी डायरेक्शन को भी कंट्रोल करता है। द सेकेंड वन इज विथस्टैंड टर्गर प्रेशर। टर्गर pressure is the force exerted against the cell wall as the contents of cell pushes plasma membrane against the cell wall. टर्गर pressure जो है एक ऐसी फोर्स होती है जो कि सेल वॉल के अगेंस्ट होती है। मतलब कि अगर अगेंस्ट होती है मीन्स के जो सेल वॉल के कंटेंट्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पुश करते हैं सेल वॉल के अगेंस्ट। दिस प्रेशर हेल्प्स द प्लांट टू रिमेन रिजिड एंड इरेक्ट। ये प्रेशर जो है प्लांट की हेल्प करता है रिजिडिटी में और इरेक्ट रखने में, यानी कि उसको सीधा रखता है। रेगुलेट ग्रोथ। द सेल वॉल सेंड सिग्नल्स फॉर द सेल टू एंटर द सेल साइकिल इन ऑर्डर टू डिवाइड एंड ग्रो। सेल वॉल जो है सिग्नल सेंड करता है सेल को कि अब वो सेल साइकिल में एंटर हो जाए और डिवाइड और ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, उसकी डिवीजन और ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट फंक्शंस रेगुलेट डिफ्यूजन। द सेल वॉल इज पोरस along some substances including proteins to pass into the cell while keeping other substances out. सेल वॉल जो है पोरस होती है, ये कुछ चीज़ों को मतलब अपने अंदर से पास होने देती है, कुछ को नहीं होने देती है, और जो चीज़ें पास होती हैं उनमें मोस्टली प्रोटीन्स होती हैं। एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन। द सेल वॉल प्रोवाइड्स अ बैरियर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्लांट वायरसेस एंड अदर पैथोजेंस। सेल वॉल जो है बैरियर होता है, प्रोटेक्ट करता है प्लांट वायरसेस से और पैथोजेंस से। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस, और ये वाटर लॉस से प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट वन इज स्टोरेज। द सेल वॉल स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स फॉर यूज इन प्लांट ग्रोथ स्पेशली इन सीड्स। सेल वॉल जो है कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करती है जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, स्पेशली इन सीड्स, जो सीड्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear is Shiza Tahir from BS Chemistry 4C. Today, my presentation is about two important organelles of the cell, which are mitochondria and ribosomes. Firstly, we will discuss mitochondria in detail. Mitochondria basically two words से मिलकर ये वर्ड बना है। वो दो वर्ड्स क्या हैं? माइटो एंड कॉन्ड्रिया। माइटो मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रेन्यूल। थ्रेड इस बेस पर कहा गया है कि इनर मेम्ब्रेन का अंदर प्रेजेंट इनफोल्डिंग्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक होता है, यानी जो इनफोल्डिंग्स इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में वो थ्रेड लाइक मॉर्फोलॉजी शो करते हैं, थ्रेड लाइक अपीयरेंस देती हैं। इस बेस पर इसको माइटो मीन्स थ्रेड और ग्रेन्यूल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बेस पर इसे कहा गया है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया को इस बेस पर कहते हैं क्योंकि इस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का अहम सोर्स है, अहम जरिया है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेल को जो एनर्जी चाहिए होती है एटीपी के फॉर्म में वो कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इज अ सब सेलुलर, सेल के अंदर पाया जाने वाला सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली है। यह स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये एक सिलेंड्रिकल शेप की ऑर्गेनेली है, लेकिन अगर हम इसको फर्दर आगे जाके डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस शो करता है, लाइक दैट वेसिकल फॉर्म, रॉड फॉर्म, फिलामेंट फॉर्म लोकेटेड इन यूकैरियोट्स। के एक मेन चीज़ जो अहम चीज़ है इस ऑर्गेनेली के बारे में वो ये है कि ये ऑर्गेनेली सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है।
प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। आप यहाँ ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ जो कैरियोट्स के अंदर ही होता है तो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट्स लाइक दैट बैक्टीरिया, वो कहाँ से एटीपी लेते हैं, वो कहाँ से एटीपी सिंथेसाइज करते हैं, उनके सेल को कहाँ से एनर्जी मिलती है। तो इसका एक सिंपली सा आंसर ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन, बट इन प्रोकैरियोट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। इस वजह से इस ऑर्गेनेली की एब्सेंस से प्रोकैरियोटिक सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सर्वाइव करता है। सो ये इसका सिंपली सा आंसर है। डिस्कवरी, द डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया केम इन 1886 when Richard Altman, a cytologist scientist who studies cell, cyto means cell, logist means to study, ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, इसको रिकग्नाइज किया इस ऑर्गेनेली को और नेम दे दिया बायोब्लास्ट का। कुछ ही सालों बाद इन 1898 में कार्ल बेंडा नामी एक साइंटिस्ट ने इस ऑर्गेनेली को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया जब वो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहा था। स्ट्रक्चर, अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे अपीयर टू बी वेसिकल, रोड्स और फिलामेंट। हम बात कर चुके हैं कि अगर हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे तो हमें डिफरेंट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजीज मिलेंगी। पर अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं, वहाँ हम इसको रिकग्नाइज करना चाहते हैं तो हमें कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी, एक कम्प्लेक्स फिजिकल अपीयरेंस मिलती है जिसमें डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, डिफरेंट रीजन्स के बारे में देखते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी, मैट्रिक्स। फर्स्ट है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ विच एनक्लोज द माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन बेसिकली वो लेयर, वो मेम्ब्रेन, वो एरिया है जिसने माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सटर्नली तौर पर एनक्लोज किया हुआ है, उसको कवर किया हुआ है। ये लेयर बहुत ही स्मूथ है और इसमें ना कोई इनफोल्डिंग्स हैं और ना कोई अप्स एंड डाउन्स हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, वो स्पेस जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान पाई जाती है, उसको हम नेम देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इस स्पेस का एरिया हम कह सकते हैं राउंड अबाउट 70 एंगस्ट्रॉम के इक्वल्स होता है। और बहुत से सेल के वाइटल फंक्शंस, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हैं वो इस रीजन के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है इनर मेम्ब्रेन। Inner membrane of mitochondria forms enfoldings into the inner chamber of mitochondria known as mitochondrial matrix. अब जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया को 2 डिफरेंट रीजन्स, 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है। जो तो पार्ट था इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान, उसको हमने नेम दे दिया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो एरिया, जो रीजन इंटर मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे है, उसकी अंदरूनी तरफ है, उसको हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और इसी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट हैं। इन इनफोल्डिंग्स का बेसिकली जो पर्पस है, ये मकसद है, वो सरफेस एरिया को एनहेंस करना है, सरफेस एरिया को बढ़ा देना है। और उनको हम क्या नेम देते हैं? क्रिस्टी। Mitochondrial matrix. The inner surface of Christie in the mitochondrial matrix has a small knob-like structures known as FN particles. जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसमें क्रिस्टी के अंदर एक नोब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आपको फिगर के राइट साइड पे दिखाया गया है, जूम आउट करके भी आपको इस F1 पार्टिकल की पिक दिखाई गई है, जिसके 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हेड, पेडिसल एंड बेस। ये क्रिस्टी के अंदर अटैच होते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को खुद रेप्लिकेट करने वाला एक ऑर्गेनेली है। द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड डीएनए इंडिकेट्स दैट द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन देम। हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, आरएनए भी है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम ट्रांसलेट करता है डीएनए को इनटू प्रोटीन। फर्दर दैट हम कह सकते हैं कि इसे डिवाइड करने के लिए न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शंस नहीं लेना पड़ती, बल्कि अपने ही डीएनए से इंस्ट्रक्शंस लेकर प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। और जो राइबोसोम और डीएनए की जो प्रेजेंस है इसके अंदर, वो इस चीज़ को इंडिकेट करती है, वो इस चीज़ को शो करती है कि जो ये ऑर्गेनल अपनी प्रोटीन को खुद सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सबसे मेन जो फंक्शन है वो इसका है सेलुलर रेस्पिरेशन।
माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा जो अहम इसका फंक्शन है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में आपको ब्रीफ बता देती हूँ। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होता है और फूड में जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और सेल इसे यूज़ करता है इस एटीपी को अपने वाइटल फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनमें कौन कौन से इंक्लूड हैं? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। माइटोकॉन्ड्रिया का सेकंड मेन फंक्शन ये भी है कि वो सेल के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट में है। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट वन ऑर्गेनेली इज राइबोसोम। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। Ribosomes are the only organelles which are present in both eukaryotic and prokaryotic cells. राइबोसोम जैसा कि सेल में पाया जाने वाला बहुत ही अहम ऑर्गेनेली है अपने फंक्शन के लिहाज से, और इस ऑर्गेनेली की ये खसूसियत है, ये डिफ्रेंशिएशन है कि ये बोथ टाइप ऑफ सेल्स में पाया जाता है, यानी यूकैरियोटिक सेल में भी और प्रोकैरियोटिक सेल में भी। सेल में जो इसकी हम मॉर्फोलॉजी देखें, अगर हम इसके अपीयरेंस देखें सेल में, तो ये टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, बहुत छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है डिस्कवरी। 1955 में सबसे पहले राइबोसोम को डिस्कवर किया पैलेट नामी एक साइंटिस्ट ने। फॉर्म्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स किन किन फॉर्म्स में सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, किन सूरतों में, किन शेप में? राइबोसोम्स एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। सेल के अंदर राइबोसोम दो ही सूरतों में पाया जाता है, आइदर या तो एक में होगा वरना वो दूसरी फॉर्म में होगा। कौन कौन सी दो फॉर्म्स हैं? फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। डिस्पर्स मीन्स टू स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन, या तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फैला हुआ होगा, बिखरा हुआ होगा, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है कि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स बिखरे हुए हैं, हर डायरेक्शन में स्कैटर हुए हुए हैं। यह अटैच होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एज अ टिनी ग्रैन्यूल, छोटे छोटे दानों के फॉर्म में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू सबयूनिट सेडिमेंट्स। यूकैरियोटिक राइबोसोम में भी टू सबयूनिट सेडिमेंट्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में भी। फ़र्क इनमें यह है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम में जो लार्ज सबयूनिट है वो 60S का है और स्मॉल जो है वो 40S का है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में 50S लार्ज है और 30S स्मॉल सबयूनिट सेडिमेंट है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में जब 50 और 30 कंबाइन होते हैं तो 70S राइबोसोम बनता है, 70S पार्टिकल सिंथेसाइज होता है। यूकैरियोटिक सेल में 60S और 40S कंबाइन होके 80S राइबोसोम बना देते हैं। अब यहाँ S जो लगाया गया है वो बेसिकली एक स्वेडबर्ग यूनिट है जो कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में यूज़ होता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक वो टेक्निक है जिसमें हम सेल के ऑर्गेनेलीज को ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी सेपरेट कर देते हैं, उनको अलग कर देते हैं, उनको एक दूसरे से शनाख्त करने के लिए उनको सेपरेट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अब टू सब यूनिट सेडिमेंट्स जो हैं, दोनों लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, आइदर इन प्रोकैरियोटिक सेल आइदर इन यूकैरियोटिक सेल, कंबाइन किसकी हेल्प से होते हैं, किसके कंट्रोल से होते हैं? तो वो मैग्नीशियम आयंस के थ्रू होते हैं। पोलिसोम। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए इज नोन एज पोलिसोम। मैसेंजर आरएनए पे बहुत ज़्यादा राइबोसोम अगर अटैच होंगे तो हम उसको क्या नेम देंगे? पोलिसोम। अगर ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच होंगे मैसेंजर आरएनए के ऊपर तो हम उसको नाम देते हैं पोलिसोम का। फंक्शंस ऑफ राइबोसोम, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है अपने फंक्शन के लिहाज से, तो इस फंक्शन का जो मेन पर्पज़ है, मेन मकसद है, मेन फंक्शन है इस ऑर्गेनेली का, वो है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करना। क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में, और मैसेंजर आरएनए उन्हें मैसेज सेंड करता है और लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड जो है वो ग्रेजुअली ग्रो होती रहती है। जैसे ही कोई मैसेंजर आरएनए पे स्टॉप कोडॉन आया, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी और जो पॉलीपेप्टाइड चेन राइबोसोम के साथ अटैच है वो सेपरेट हो जाएगी। यही जो प्रोसीजर, यही जो फिनोमेना मैंने आपसे भी डिस्कस किया है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक वीडियो के फॉर्म में दिखाना चाहूँगी ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा बेहतर हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। So guys, here is a short video of protein synthesis by the help of ribosome. So आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैसेंजर आरएनए पे दोनों सब यूनिट अटैच हुए
डिफरेंट साइड्स दिखाई गई हैं, पी साइड, ए साइड, ई साइड। अब अमाइनो एसिड आया और दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन हुआ और पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो हो रही है। ये जो मैं एरो से आपको शो कर रही हूँ। नेक्स्ट अमाइनो एसिड आया, नेक्स्ट उसको मैसेज मिला प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रेजुअली और ग्रो हो गई। इसी तरह ये होता रहेगा प्रोसीजर जब तक प्रोटीन बनेगी। और जैसे ही स्टॉप कोडॉन UAA आया, प्रोटीन अलग हो गई, किससे? राइबोसोम से। यही जो हम फिनोमेना पहले पढ़ चुके हैं, ये आपको मैंने एक वीडियो के फॉर्म में दिखाया ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्डअप हो सके, आप विजुलाइज कर सकें, आप अपने कंसेप्ट को इम्प्रूव कर सकें। So guys, here my presentation is over. Hope so you all will like it. Thank you. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra. Here we will discuss about two organelles of cell. The one is endoplasmic reticulum and the second is lysosomes. Endoplasmic reticulum was first observed by Kenyer in 1897. Definition. इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये सिस्टर्नाई, टिब्यूल्स और वेसिकल्स का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है जो कि थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म स्पेशली इन द एंडोप्लाज्म में फैला होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इट मीन्स कि ये सेल की लार्जेस्ट और मोस्ट एक्सटेंडेड ऑर्गेनेली है। इस ऑर्गेनेली ने सेल का अबाउट 50% एरिया कवर किया होता है। ये ऑर्गेनेली बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करती है और प्रोटीन्स और लिपिड्स की प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास मेम्ब्रेन एम्बेडेड प्रोटीन्स होती हैं जो कि इसके स्ट्रक्चर और कर्वेचर को स्टेबल करती हैं और इसे मेंटेन रखती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल फंक्शंस में एज अ रेगुलेटर एक्ट करता है क्योंकि ये थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म फैला होता है और मोस्ट ऑर्गेनेल्स के साथ क्लोजली इंटरैक्ट होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। अब हम लोकेशन देखते हैं। बिगिन नियर द न्यूक्लियस एंड एक्सटेंड अक्रॉस द सेल। ये सेल में बहुत से प्रोडक्ट्स भी सिक्रीट करता है। कैन अकाउंट मोर देन 50% ऑफ द सेल। टाइप्स, on the basis of metabolic state of cell and absence and presence of ribosomes, endoplasmic reticulum is of two types, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। इसका नाम ही इसकी रफ अपीयरेंस की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया है और ये रफ अपीयरेंस इस वजह से होती है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्पेशलाइज होते हैं। यहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस होती है विया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है इसकी डिफरेंट डेस्टिनेशंस होती हैं क्योंकि कुछ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही स्टे करती हैं और कुछ प्रोटीन्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट गोल्जी ऑपरेटस को भेज दी जाती हैं। गोल्जी ऑपरेटस में इनकी फोल्डिंग होती है, मॉडिफिकेशन होती है और असेंबली होती है। गोल्जी ऑपरेटस से ये लाइसोसोम्स की तरफ जाती हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन की तरफ और फिर इन्हें सेल के एक्सटीरियर में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बाय एक्सोसाइटोसिस। अगर प्रोटीन सिंथेसिस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, फॉर एग्जांपल मिसफोल्डिंग हो जाए, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस को सिग्नल सेंड करता है। सिग्नल के मिलते ही अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पांस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है एंड देन अगर एडेप्टेड रिस्पांस फेल हो जाता है देन सेल आर डायरेक्टेड टू अंडरगो एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मींस प्रोग्राम्ड सेल डेथ।
near the nucleus, formed of cisternae, found in protein-forming cells, for example, plasma cell. Smooth endoplasmic reticulum. Ribosomes are absent. इनकी surface smooth होती है. Present near the cell membrane. Found of tubules. Found in lipid-forming cells, for example, adrenal cortical cells. ये देखें, इसके स्ट्रक्चर में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साथ मौजूद है और इस पर जो डॉट्स नजर आ रहे हैं वो राइबोसोम्स हैं, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस रफ है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरी तरफ सेल मेम्ब्रेन के साथ मौजूद है और इसकी सरफेस स्मूथ है. फंक्शंस. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर इनवेल्प, फॉर्मेशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन वेसिकल्स. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैकेज द पॉलीपेप्टाइड्स इनटू द प्रोटीन. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिपिड्स के सिंथेसिस करते हैं. सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, ग्लाइकोजिनोलाइसिस. नर्व इम्पल्सेस की कंडक्शन करते हैं. ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन में रोल प्ले करते हैं और ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि सेल की शेप मेंटेन रहे. लाइसोसोम्स. Lysosomes were first isolated by Titude in 1949. Definition. ये सब सेलुलर ऑर्गेनेली है जो कि ऑल टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होती है. ये मैक्रोमोलिक्यूल्स, ओल्ड सेल पार्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. लाइसोसोम्स को मेम्ब्रेन ने सराउंड किया होता है जो कि इसके इंटीरियर में एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन करती है. They contain a wide variety of hydrolytic enzymes that can break down many kind of biomolecules. लाइसोसोम्स की pH एसिडिक होती है अराउंड 5 क्योंकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम एसिडिक pH में बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं इंस्टेड ऑफ न्यूट्रल pH. Lysosomes act as the waste disposal system of the cell by digesting obsolete and unused material in the cytoplasm. जिस तरह एक बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और मटेरियल की डाइजेशन करता है, इसी तरह लाइसोसोम को भी सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम या स्टमक कहा गया है. लाइसोसोम के पास मोर देन 60 डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि मटेरियल की ब्रेक डाउन करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटिएसिस एंड अमाइलेसिस एक्सेट्रा. ये एंजाइम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं. यहाँ वो सारा प्रोसेस होगा जो हम ऑलरेडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिस्कस कर चुके हैं. मतलब वहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी, तो एंजाइम भी तो प्रोटीन होते हैं. ये एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होंगे, देन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वेसिकल इन्हें गोल्गी ऑपरेटस में इंपोर्ट किया जाएगा. हाँ, इन केस ऑफ अगर एंजाइम लाइसोसोमल होंगे तो इन्हें एसिडिफाइड वेसिकल में स्टोर किया जाता है क्योंकि इन्हें मटेरियल को ब्रेक करना होता है और ये एंजाइम एसिडिक एनवायरनमेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस शो करते हैं. फंक्शंस. लाइसोसोम्स परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस. एंडोसाइटोसिस. इस प्रोसेस में एक्स्ट्रा सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल फूड वैक्यूल सेल के अंदर एंटर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स जिसे एंडोसोम कहा जाता है. ये एंडोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाते हैं और फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम इन पार्टिकल्स की डाइजेशन कर देते हैं. ऑटोफेगी, सेल्फ ईटिंग. इस प्रोसेस में सेल के जो ओल्ड पार्ट्स होते हैं, जो पार्ट्स डैमेज हो चुके हों या यूजेबल नहीं होते, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इन्हें सेल से रिमूव कर दिया जाता है. इन पार्ट्स को लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेते हैं और इस तरह सेल का मटेरियल रिसाइकल हो जाता है.
मतलब इसमें सेल अपने ही पार्ट या ऑर्गेनेली को डाइजेस्ट करता है। फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग। कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो कि सेल में इंटर होने की कोशिश करता है, जैसा कि फॉरेन इन्वेडर लाइक बैक्टीरिया, तो लाइसोसोम इन ऑब्जेक्ट को इनगल्फ करते हैं और डाइजेस्टेबल पीसेस में ब्रेक कर दिया जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस दिखाया गया है। जैसे ही फॉरेन ऑब्जेक्ट सेल के अंदर एंटर होता है, लाइसोसोम इस फैगोसोम की तरफ मूव करता है और इसके साथ बाइंड हो जाता है टू फॉर्म अ फैगोलाइसोसोम। फिर लाइसोसोम के एंजाइम इस ऑब्जेक्ट की डिग्रेडेशन करते हैं और वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर एग्जिट कर दिया जाता है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से एसिड हाइड्रोलाइसिस की एक्टिविटी इफेक्ट होती है, तो इस वजह से मैक्रोमोलेक्यूल्स का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ब्लॉक हो जाता है और ये मॉलिक्यूल्स लाइसोसोम में अकामुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि फिजियोलॉजिकल डैमेज की वजह बनते हैं। इट्स एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है वो फ्लड फील्ड और सॉलिड मेम्ब्रेन बाउंड्री स्पेसिस हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। और एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं और बहुत सारे होते हैं, मतलब काफ़ी सारी तादाद में होते हैं, लेकिन उनका साइज़ जो होता है वो स्मॉल होता है। लेकिन प्लांट सेल्स में एक ही वैक्यूल होता है जो कि लार्ज साइज़ का होता है, जो कि 50 to 90% सेल वॉल्यूम होता है प्लांट सेल में। उसका वैक्यूल जो होता है वो बाउंडेड, एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद है द वैक्यूल इज फील्ड विद सेल सैप विच इज वाटर डिसोल्यूशन रिच इन अमाइनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स। वैक्यूल जो होता है वो सेल सैप से फील्ड होता है जिसमें वाटरी सोल्यूशन होता है, जिसमें अमाइनो एसिड्स, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स, जो कि हम देखेंगे। द वैक्यूल इज द स्टोरेज स्ट्रक्चर इन अ सेल। वैक्यूल जो है वो स्टोरेज स्ट्रक्चर है सेल का, जो कि इट कैन होल्ड फूड फॉर लेटर यूज और वेस्ट फॉर रिमूवल, जो कि फूड को होल्ड करता है फॉर लेटर यूज, बाद में यूज़ करने के लिए, और वेस्ट फॉर रिमूवल, और वेस्ट को भी स्टोर करता है। वैक्यूल यूज टू स्टोर वाटर, फूड और वेस्ट इन प्लांट सेल। दे हेल्प कीप द प्लांट फ्रॉम विल्टिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल देख लेते हैं। सेंट्रियोल की लोकेशन, सेंट्रियोल जो होता है वो एनिमल सेल्स में पाया जाता है। इसकी डिस्क्रिप्शन फाउंड इन द न्यूक्लियस। जो सेंट्रियोल है वो न्यूक्लियस में फाउंड होता है। सेंट्रियोल के फंक्शंस देख लेते हैं कि इसके क्या फंक्शंस हैं एनिमल्स में। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स बट नॉट प्लांट सेल्स। सेंट्रियोल्स होते हैं वो एनिमल सेल्स में होते हैं, प्लांट सेल्स में नहीं होते। और उसके बाद सेंट्रियोल्स आर यूज्ड फॉर एनिमल सेल्स टू रिप्रोड्यूस। सेंट्रियोल्स होते हैं एनिमल सेल्स में रिप्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं। देयर रिलीज लॉन्ग स्टिफ फाइबर्स कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट सेपरेट द सेल अपार्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्टिफ फाइबर्स होते हैं, उनको रिलीज करते हैं जो कि सेल को स्प्लिट करते हैं सेल डिवीजन के दौरान। नेक्स्ट है, हम देख लेते हैं सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर के। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ए सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक सेंट्रियोल जो होता है 9 सेट मेड अप ऑफ 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक सेंट्रियोल जो होता है वो 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। आगे देख लें। ए ट्रिपलेट कंटेन्स 1 कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल फ्यूज टू 2 इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक ट्रिपलेट जो होता है वो 1 कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल फ्यूज टू इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। द 2 सेंट्रियोल्स आर अरेंज्ड सच दैट वन इज परपेंडिकुलर टू द अदर। जो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं वो इस तरह अरेंज होते हैं कि वो एक दूसरे के परिपेंडिकुलर होते हैं। सेंट्रियोल इज अ शॉर्ट सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर और अ होलो सिलेंडर। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो शॉर्ट सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं और होलो सिलेंडर होते हैं, जैसा कि पीछे दिखाया भी गया है। सेंट्रियोल्स ऑर्गेनाइज ए क्लाउड
ऑफ प्रोटीन मटेरियल अराउंड देम सेल्स। सेंट्रियोल्स जो है तो अपने इर्द गिर्द प्रोटीन का एक क्लाउड करते हैं। क्राउड प्रोटीन का मटेरियल होता है वो अपने इर्द गिर्द जमा कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। दिस डेंस मटेरियल इज कॉल्ड पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स। ये डेंस मटेरियल जो है ये पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स है, बट कंस्टिट्यूट द ऑल इम्पोर्टेंट सेंट्रोसोम। प्रोसेस है सेंट्रियोल का, उसमें माइटोसिस और मेयोसिस है। नहीं अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय प्रेजेंटेशन इज़ ऑन द टॉपिक ऑफ प्लास्टिड्स एंड क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स की वेरियस टाइप्स होती हैं, वेरियस फंक्शंस होते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्लास्टिड्स बेसिकली हैं क्या। Plastids are large pigment-containing bodies found in all type of plants and algae. They are rounded, ovoid or disc-shaped structure which contain pigments. प्लास्टिड्स क्या हैं? पिगमेंट कॉन्टेनिंग बॉडीज़ हैं और ये तकरीबन सभी प्लांट और एल्गी में प्रेजेंट होती हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं? कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। प्लास्टिड का फंक्शन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। तो प्लास्टिड का मेन फंक्शन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड। हमने कहा कि प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं कि वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो कैसे तैयार करते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स। स्पेसिफिक टाइप के प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एट्सेट्रा। Types of plastids. On the basis of the color of the pigment contained in plastid, they are classified into three, namely क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो आइए देखते हैं प्लास्टिड्स की फर्स्ट टाइप, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मीन्स chlorophyll, plast comes from plastid. A plastid containing green pigment chlorophyll is called chloroplast. क्लोरोप्लास्ट को हम नेक्स्ट स्लाइड में फर्दर डिटेल से भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास में क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स colored, plast comes from plastids. These are colored plastids having yellow, orange or red color. कंटेन कलर्ड पिगमेंट कैरोटीनॉइड्स। जैसा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट था जो कि क्लोरोफिल था जो कि ग्रीन पिगमेंट है, इसी तरह से क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो कैरोटीनॉइड पिगमेंट है। कैरोटीनॉइड पिगमेंट वेरियस कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैरोटीनॉइड की वजह से प्लांट के अंदर वेरियस कलर्स आते हैं। और प्लांट के कौन से पोर्शन में वेरियस कलर्स होते हैं? डेफिनेटली फ्लावर में और फ्रूट में। तो फ्लावर्स और फ्रूट के अंदर जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होते हैं। क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन है अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। डेफिनेटली है कि फ्लावर के डिफरेंट कलर्स होंगे तो वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इंसेक्ट आएगा, फ्लावर के ऊपर नेक्टर के लिए बैठेगा, तो क्या है कि उनके पाँव के साथ पॉलन लगेगा। पॉलन जो है वो दूसरे फ्लावर्स के साथ जाके अटैच होंगे और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन का फिनोमिना होगा। तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही पॉलिनेशन होती है। नेक्स्ट फंक्शन है इसका डिस्पर्सल ऑफ सीड थ्रू एनिमल। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड थ्रू एनिमल का मतलब क्या है कि फ्रूट के भी डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो एनिमल आते हैं, फ्रूट को खाते हैं, तो फ्रूट के साथ जाहिर है कि सीड भी उनकी बॉडी में जाते हैं। अब बाज़ सीड ऐसे होते हैं जो कि डाइजेस्टिबल ही नहीं होते, एनिमल की बॉडी उन सीड्स को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती, तो वो सीड जो है एज इट इज़ थ्रू फीसिस एक्सक्रीट हो जाता है इन्वायरमेंट में। अब वो सीड जो है सॉइल में जाएगा तो वहाँ पर अपना एक नया पौधा जनरेट होगा पौधा नया उस सीड से। तो इस तरह सीड जो है डिस्पर्सल होता रहता है। नेक्स्ट टाइप है प्लास्टिड की ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मीन्स कलरलेस एंड प्लास्ट कम्स फ्रॉम प्लास्टिड्स। अ प्लास्टिड दैट लैक्स पिगमेंट इज कॉल्ड अ ल्यूकोप्लास्ट एंड इज इन्वॉल्व मेनली इन फूड स्टोरेज। ये ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं विच डू नॉट हैव एनी पिगमेंट, सो दे आर कलरलेस वाइट। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट होता है वो विजिबल नहीं होता, यानी कि वो पिगमेंट जो है वो कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ना ये आपको अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ प्लांट्स में नज़र आते हैं। अंडरग्राउंड पोर्शन में होते हैं जैसे कि रूट वगैरह में, ट्यूबर्स में, इसके अलावा ये कुछ स्टेम्स वगैरह में भी प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ फूड। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि प्लास्टिड का मेन फंक्शन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड। इसका मतलब ये है कि प्लास्टिड की ही कोई टाइप जो कि इस फंक्शन को परफॉर्म करती है वो क्या कौन सी है? ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट कंटेन कलरलेस फिलामेंटस रोड शेप प्लास्टिड्स विच आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ल्यूकोप्लास्ट की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूल कि वो कौन सा मॉलिक्यूल स्टोर करती हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल स्टोर करती हैं तो वो कहलाती हैं एम्लोप्लास्ट। अगर ऑयल का मॉलिक्यूल स्टोर करेंगी एलायोप्लास्ट, और अगर प्रोटीन का मॉलिक्यूल स्टोर करती हैं तो उनको कहलाती हैं प्रोटीनोप्लास्ट कहलाती हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि हम इसकी डेफिनेशन पहले ही देख चुके हैं क्लोरोप्लास्ट की, कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल एंड प्लास्ट कम्स फ्रॉम प्लास्टर्स। हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीक वर्ड है, क्लोरस से निकला है, जिसका मतलब है ग्रीन, एंड प्लास्ट का मतलब है फॉर्म्ड। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड हैविंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल के अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए प्लांट्स जो हैं वो हमें ग्रीन कलर के नज़र आते हैं। फॉर MCQs, एवरी प्लांट सेल कंटेन 10 to 100 क्लोरोप्लास्ट। अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की जो है ये राउंड ग्रैन्यूल ओवल सी स्ट्रक्चर होती है, और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री होती है, यानी कि स्ट्रक्चर की बाउंड्री क्या है, डबल मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान के रीजन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको वैकेंट एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर फ्लूइडी पोर्शन प्रेजेंट होता है, जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, DNA होते हैं। तो हमें पता है कि राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन मेकिंग मशीनरी है, DNA के पास इंफॉर्मेशन होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि क्लोरोप्लास्ट एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। इसको रेप्लिकेट होने के लिए या प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद आप ये देख रहे होंगे कि एक राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को थाइलाकॉइड्स कहा जाता है, और ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से ही पैक्ड होती है। थाइलाकॉइड्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। थाइलाकॉइड्स आर साइट्स नॉट ओनली फॉर फोटोसिंथेसिस बट आल्सो द सिंथेसिस ऑफ ATP, अदरवाइज दे आर आल्सो नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत सारे थाइलाकॉइड्स मिलके वन आफ्टर एन अदर स्टैक्ड होते हैं, और इस अरेंजमेंट से जो है वो एक नई स्ट्रक्चर बनती है, और इस अरेंजमेंट से एक न्यू स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो कि ग्रैनम, जिसको ग्रैनम कहा जाता है। और ये एक ग्रैनम नज़र आ रहा है जो कि बहुत सारे थाइलाकॉइड से मिलके बना है। ग्रैनम मिलके ग्रैना बनाते हैं, और ग्रैनम जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं थ्रू अ ब्रिज, और उस ब्रिज को हम बोलते हैं इंटरग्रैना कहा जाता है। तो एडजेसेंट ग्रैना आर जॉइंड टू वन अनदर बाय लेमेला कॉल्ड इंटरग्रैनल लेमेला और स्ट्रोमा लेमेला। Chloroplasts are distributed within the cytoplasm of plant cells, but in some cells they are concentrated around the nucleus and just beneath the cell wall. नेक्स्ट हमारे पास में फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए फूड की प्रिपरेशन करना, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है कि सनलाइट को कैप्चर करता है और इससे ग्लूकोज की सिंथेसिस करता है। फूड की मैन्युफैक्चरिंग करता है कैसे, कि प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस होती है, तो सनलाइट को यूज़ करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकोज क्या है, ये फूड की ही एक टाइप है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस ऑफ फूड। इसी तरह से chloroplast is involved both stages of photosynthesis. Light reactions takes place in thylakoid disc. During this reaction water is oxidized और कार्बन क्या होती है, रिलीज होती है. Dark reaction occur in outside of the thylakoids in the stroma. In this reaction sugar molecules and other organic molecules necessary for cell functions. Thank you so much. Assalamualaikum. My name is Kainat Amjad. Today my topic of presentation is cell organelle and the function. इसमें से मुझे जो मैं organelle कर रही हूँ है न्यूक्लियस. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस हमारे पास क्या है कि एक organelle है जो कि हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है. मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर के ये ऑर्गेनेली जो है ये सराउंडेड है बाय अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो कि ऑर्गेनेलीज को अलाउ करता है वो सेल के अंदर और आउट मूव कर सके. और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास हेरिडेटरी मटेरियल होता है, और जो न्यूक्लियस जो है वो सेल की कंट्रोल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है. उसके बाद है डिस्कवरी. इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले किसने डिस्कवर किया, वो है A.V. ल्यू एंड हुक. फिर इसको फ्रांस बायर ने 1802 में भी डिस्क्राइब किया. इसके बाद
स्ट्रेच बोटनेस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने भी इसको एक्सप्लेन किया डिटेल में। आफ्टर दैट इट वाज कंक्लूडेड इट इज़ अ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल। बाद में ये डिसाइड किया गया कि ये एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल स्ट्रक्चर है जो कि यूकेरियोटिक सेल में फाइंड किया जाता है। फिर इसके बाद है साइज एंड शेप। जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है ये एक स्पेरिकल ऑर्गेनल है, जो कि इसके अकाउंट है कि ये 10 ऑफ सेल का वॉल्यूम है। इसकी रेंज कितनी है 2 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में हमारे पास क्या हो जाता है कि इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर लैमिना, क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है कि ये आउटर लेयर होती है न्यूक्लियस की, जो कि ये 2 लेयर्स होती हैं। इनके अंदर जो सेपरेशन होती है वो 10 to 50 नैनोमीटर होती है और ये जेनेटिक मटेरियल को प्रिवेंट करती है। मतलब कि जो हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर उसको प्रोटेक्ट करती है कि प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द मटेरियल जो कि हमारे पास प्रेजेंट है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। और इसका फ्रॉम न्यूक्लियर पोर्स। ये दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स क्या है, इसके हमारे पास 100 नैनोमीटर डायामीटर है। जो कि ह्यूमन सेल है उसके अंदर 3000 से 4000 न्यूक्लियर पोर्स होते हैं और ये सेल को जो हेल्प करता है किसमें, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि ये रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, रेगुलेट फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद आ जाता है न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना क्या होता है, न्यूक्लियर लैमिना ये हमारे पास एक डेंस टेबुलर नेटवर्क होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट सेल, जो कि ये कंपोज होता है किससे, इंटरमीडिएट फिलामेंट से। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। और इसके बाद आ जाता है ये बहुत सारे जो होते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट सेलुलर इवेंट उनको रेगुलेट करता है, जैसा कि हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन। लेमिन प्रोटीन, लेमिन जो होता है ना ये फिब्रस प्रोटीन है किसमें, इन टाइप वी फिलामेंट में, टाइप बी इंटरमीडिएट फिलामेंट में, जो कि हमारे पास क्या करता है, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन इन द सेल न्यूक्लियस। लेमिन प्रोटीन का ये काम है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमारे पास क्या होता है कि क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड होता है और ये हमारे पास हेट्रोक्रोमाटिन, ये हाईली कंडेंस होता है। हेट्रोक्रोमाटिन क्या होता है कि ये पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है, जो कि ये क्या है, विच इज द फर्मली पैक्ड फॉर्म एंड जेनेटिकली अनएक्टिव। जेनेटिकली ये क्या होता है, अनएक्टिव होता है। उसके बाद आ जाता है यूक्रोमाटिन, ये हमारे पास क्या होता है, लेस कंडेंस होता है। यूक्रोमाटिन क्या होता है कि ये हमारे पास लूजली पैक्ड होता है फ्रॉम द क्रोमाटिन एंड जेनेटिकली एक्टिव। ये जेनेटिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो लास्ट है वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या हमारे पास डिस्क्रीट डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है, जो कि ये एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है किसका, न्यूक्लियस का। और ये एक बेस्ट नोन किसके लिए होता है, साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये सिंथेसाइज करता है राइबोसोमल आरएनए और कंबाइन इट विद प्रोटीन टू फॉर्म कंप्लीट राइबोसोम। ये डिसअपियर हो जाता है जब हम सेल को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस में हमारे पास क्या हो जाता है कि स्टोरेज ऑफ हेरिडेटरी, यानी हेरिडेटरी मटेरियल को स्टोरेज करता है। स्टोरेज ऑफ प्रोटीन आरएनए, मतलब कि प्रोटीन और आरएनए इसके अंदर स्टोर्ड होते हैं। ये राइबोसोम की प्रोडक्शन इस न्यूक्लियस में होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हेरिडेटरी टू द रेस्ट ऑफ द सेल, क्योंकि जो हमारे पास हेरिडेटरी मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर जो ये हेरिडेटरी मटेरियल होता है ये ट्रांसपोर्ट होता है कि अदर सेल्स में, और ये प्रिवेंशन इसके अंदर ही होती है। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनली, वो है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस ये क्या है, हमारे पास ऑर्गेनली है। ऑर्गेनली है जो कि यूकेरियोट्स में फाइंड होता है और एब्सेंट किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। और ये जो हमारे पास मेमेलियन रेड ब्लड सेल होते हैं और स्पर्म सेल और ब्रैकेट, ये इनमें भी होता है। ये लोकेटेड कहाँ होता है कि ये इट इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म नेक्स्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर एंड नियर द न्यूक्लियर सेल, यानी कि ये साइटोप्लाज्म से नेक्स्ट जो स्टेप है एंडोप्लाज्मिक, उसके साथ न्यूक्लियस के अंदर करीब प्रेजेंट होता है ये गोल्गी एपरेटस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गोल्गी एपरेटस डिस्कवरी। इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर किया था 1898 में बाय इटालियन फिजिशियन, यानी 1898 में एक इटालियन फिजिशियन है उसने इसको डिस्कवर किया था जिसका नाम था कमाइलो गोल्गी। कमाइलो गोल्गी वो जब इन्वेस्टिगेट कर रहा था नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी वो स्टडी कर रहा था, इन्वेस्टिगेट कर रहा, तो उस वक्त उसने गोल्गी एपरेटस को डिस्कवर किया था। उसके बाद आ जाता है गोल्गी एपरेटस स्ट्रक्चर। गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर क्या है, यानी ये एक मेड ऑफ सीरीज ऑफ फ्लैटेंट मेम्ब्रेन सैक्स, मतलब कि ये मेड ऑफ सीरीज ऑफ फ्लैटेंट सैक पाउचेज, यानी एक सीरीज होता है किसका, फ्लैटेंट सैक पाउचेज का, जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। यानी इसके स्ट्रक्चर के हमने अल्टीमेटली 2 सेक्शन बनाए हैं, द सिस गोल्गी एंड द ट्रांस गोल्गी। जो हमारे पास सिस गोल्गी है, सिस गोल्गी में क्या होता है कि इज द एंड ऑफ द ऑर्गेनली
where the substance enter from the endoplasmic reticulum for processing. यानी सिस जो हमारे पास है ये इंडोप्लाज्मिक के बाद प्रेजेंट है सिस फेस, और उसके बाद जो हमारे पास ट्रांसफेस है ये वहाँ एग्जिस्ट होता है जहाँ फ्रॉम द स्मॉलर डिटैच वेसिकल, यानी सिस हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे जैसे ही हमारे पास कोई प्रोटीन या कोई मटेरियल उधर से इंडोप्लाज्मिक से आता है तो वो सिस से इससे इंटर हो जाता है गोल्गी मेज, वहाँ वो पैकेज होते हैं, इसका मॉडिफाइंग होते हैं, फिर ये ट्रांसफेस से आउट हो जाता है। ये सिस और ट्रांस है। ये आपने फिल्म में भी देखा होगा कि ये जो दो ये फ्लैटेंट हमारे पास क्या है, सीरीज ऑफ फ्लैटेंट है, ये इसको हम सिस्टर्नी कहेंगे, और ये जो छोटे छोटे बॉल हैं इसको हम रेटिकुलर वेसिकल, और ये ऊपर जो हमारे पास है ये सिक्रेटरी वेसिकल, वो ऊपर ट्रांसफेस है, नीचे सिस फेस है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ही सिस फेस है, और जैसे ही कोई स्मॉल प्रोटीन पैकेज प्रिपेयर हो जाते हैं तो वो ट्रांसफेस से और निकल जाते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास गोल्गी एपैरेटस का सिक्रेशन। सिक्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास प्रोटीन जो सेंसाइज होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये पैक्ड होती है किसमें, गोल्गी वेसिकल्स में, विच देन फ्यूज विद द गोल्गी एपैरेटस। These cargo protein are modified and destined for secretion। उन्होंने कहा कि जो प्रोटीन आती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उसको हम पैक करते हैं वेसिकल्स में, वो फ्यूज हो जाती है गोल्गी एपैरेटस से, और यही इस प्रोटीन मॉडिफाइड जो कार्गो प्रोटीन ये जो मॉडिफाइड होती है इसको हम सिक्रेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या, ये एक प्रोसेस है। ऑल सेल यूज टू मेक प्रोटीन, यानी सिंथेसिस ऐसा प्रोसेस जो कि हर सेल यूज करता है, क्यों, किस लिए, कि प्रोटीन बनाने के लिए। ये कि सिंथेसिस आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी ये सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन एक ये हमारे पास क्या कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, जो कि हमारे पास प्रोटीन का जो रेजिड्यू होता है उसको हम सल्फेटेड करते हैं, किसके थ्रू, ट्रायोसाइलोप्रोटीन या सल्फोट्रांसफेरस टिपिकली इन द गोल्गी एपैरेटस। ठीक है, जो हमारे पास प्रोटीन का रेजिड्यू बन जाता है उसको हम सल्फेटेड करते हैं। एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं ट्राइसाइलोप्रोटीन सल्फोट्रांसफेरस टिपिकली इन द गोल्गी एपैरेटस। ठीक है, सीक्रेट क्या करता है कि प्रोटीन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी ज़्यादातर जो हमारे पास प्रोटीन होती है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होता है मेम्ब्रेन, जो कि हम पास थ्रू होते हैं किसके, गोल्गी के, उस वो भी शायद सल्फेटेड होते हों। उसके बाद आ जाता है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस क्या है कि ये हमारे पास जो ग्रोइंग नंबर ऑफ प्रोटीन होते हैं इम्प्लीकेटेड इन गोल्गी स्ट्रक्चर, उसको हम अपोप्टोसिस कहते हैं। और जो ये मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग आर क्लीव्ड बाय द सेल स्पेस ड्यूरिंग अपोप्टोसिस, यानी जो हमारे पास ज़्यादातर नंबर ऑफ ग्रोइंग प्रोटीन होते हैं इम्प्लीकेटेड हो रहे होते हैं गोल्गी एपैरेटस में, और जो मेम्ब्रेन होती है जो ट्रैफिकिंग कर रही होती है, जो कि क्लीव्ड होती है बाय द सेल स्पेस ड्यूरिंग अपोप्टोसिस, इसको हम अपोप्टोसिस का प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद आ जाता है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है कि हमारे पास जो एडिशन ऑफ सल्फेट और एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रही होती है उसको हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इन दोनों की एडिशन को हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। थैंक यू।